मंदिर की बात, मस्जिद की बात, हिंदू मुस्लिम्स की बात, ये कौन करता है? ये वही करवाते हैं षड्यंत्रकारी अडानी अंबानी जैसे लोग। आज मैंने अपने जो पोस्टर डाला तो उसमें डाला था कि बजट पेश किया गया है या अडानी अंबानी की गोद भराई। किसी ने डाला था, मैंने देखा, मुझे पसंद आया, मैंने डाल दिया। तो गोद भराई की गई है। तो सच्चाई यह है कि बजट नहीं पेश किया गया है, अडानी अंबानी की गोद भराई की गई है। यह सच बात है। अब ऐसे ही समझो, अब ऐसे ही इसको समझिए, आपको समझ में आ गया होगा। महंगाई की बात हो गई, गरीबी की बात हो गई, किसानों के आय की बात हो गई। अब नरेंद्र मोदी किसानों के आय को दोगुना करने की, 2022 तक दोगुना कर देने की बात किए थे। 22 आ गया, नहीं कर पाए। अब वो क्या कहते हैं, किसानों की आय दोगुना हम 2047 तक करेंगे। 22 को छोड़ दीजिए, 25 साल माने हम रहेंगे ना रहेंगे। अब उनका सोचिए, अब उनको लिखकर दे दिया गया और उन्होंने पढ़ दिया, 47 की बात कर दी, 25 साल पीछे धकेल दिया। उन्हें खुद भी पता नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। अरे भाई, आप जिस सपने को आप दिखा रहे हो, आप बोल रहे हो कि 2047 में आप हमको पेट भर खाना दोगे। अब हमको पेट भर खाना 2047 में मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम किससे पूछने जाएंगे? मान लीजिए अगर आप नहीं रहे, दुनिया से ऊपर चले गए या कुर्सी से नीचे चले गए, तो हम कैसे आपसे पूछेंगे? जैसे अब हम इतने मूर्ख तो है नहीं कि आप अभी तक नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हो। नेहरू से पूछो, नेहरू ने किया, नेहरू ने करने नहीं दिया, नेहरू ने ये, नेहरू ने वो। अब हम तो आपकी तरह मूर्ख है नहीं कि हम जब आप कुर्सी से उतर जाओगे तब भी पूछेंगे नरेंद्र मोदी ने ये किया, नरेंद्र मोदी, तब थोड़ी कहेंगे। तो जो सरकार रहेगी उससे पूछेंगे भैया अब आप क्या कर रहे हो। तो दोस्तों, अब और कुछ, जैसे किसानों की आय। अब किसानों की आय दोगुना करने का वादा नरेंद्र मोदी ने कर दिया। उस समय लिखा था प्रॉन्टर पे, टेलीप्रॉन्टर पे, पढ़ दिया, हो गया। लेकिन उनसे अगर उस समय भी पूछा जाता, या अगर मैं चैलेंज करता हूं, अगर मैं एज ए पत्रकार या जो भी समझ लो, आज मुझे एज ए स्वामी, जो भी मैं, अगर मुझे अवसर मिले नरेंद्र मोदी से सीधे सामने सवाल करने का, और मैं उनसे यही सवाल करूं कि अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, तो आपके दिमाग में योजना क्या थी? जैसे बेरोजगारी के बारे में कहा, भ्रष्टाचार के बारे में कहा, सब उसी के तरह से यह भी कि आपके दिमाग में योजना क्या थी? तो वहां एकदम खाली नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां तो दिमाग ही नहीं है। अब इससे पहले हम कहते थे भक्तों के पास दिमाग नहीं है। सच्चाई तो यह है कि भक्तों के भगवान के पास ही दिमाग नहीं है, यानी मोदी के पास ही दिमाग नहीं है। उसको कह सकते हैं, मतलब इज मेंटली रिटायर्ड, यानी वो अर्ध विक्षिप्त। उनसे ठीक है, अगर वो चैलेंज करना चाहते हैं तो बताएं नरेंद्र मोदी कि 2 करोड़ रोजगार देने का आपके मन में योजना क्या थी जब आपने ये बात लोगों से कही थी। आज छोड़ दीजिए, उस समय योजना क्या थी। तो उस समय जो योजना थी उसमें क्या आप किए और क्या नहीं किए, बात उनका आईक्यू लेवल तुरंत चेक हो जाएगा। अगर आप महंगाई को मुद्दा मानते थे तो महंगाई कम करने की बात जो कहते थे, आपके मन में उस समय किस तरह से महंगाई को कम करने की योजना थी? कोई योजना नहीं थी। जो लिखकर मिलता था पढ़ देते थे। नरेंद्र मोदी को रोजगार और नौकरी में यही फर्क नहीं है, समझ में नहीं आता। वो तो कहते हैं कि नौकरी तो वो भी, मतलब रोजगार तो वो भी है कि चैनल के सामने भीख मांगे, यानी पकौड़ा बेचे। कोई बात नहीं, आप सही कह रहे हो। अगर पकौड़ा ही बेचना है तो फिर MA BA करना, इतनी पढ़ाई लिखाई करना, इतना पैसा लगाना। अब एक बात बताओ, MA करते करते, जैसे एक आदमी, एक बच्चा है, बचपन से लेकर के MA करने तक कम से कम 2-5-10 लाख तो खर्च हो ही जाते होंगे। अब अगर वो पकौड़े की दुकान लगा लेगा तो मैं नहीं समझता कि वो 10 साल और, मतलब 10 साल, 15-20 साल तो ऐसे निकाल दिया, 20-25 साल उसकी उम्र हो गई, तो वो 10 लाख कवर करने के लिए पकौड़ा बेचकर वो अगले 15 साल में कमाएगा।
यानी उसकी उम्र गई, माने जो उसने खर्च किया उसको ही निकालने में, अपनी पकौड़ा तलने की जिंदगी में उससे हटकर उसकी कोई जिंदगी नहीं। यानी अपना व्यय किया हुआ, अपना खर्च किया हुआ पैसा अपनी पढ़ाई के लिए, वो भी अगर जब लोग नहीं निकाल पाएंगे तो उसे क्या कहेंगे आप, और उसका परिणाम क्या होगा? उसी परिणाम से बचने के लिए नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि अगर लोकतंत्र रहा तो ये बच नहीं पाएंगे, लोग छोड़ेंगे नहीं। तो जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, आपका पूछने का अधिकार ही नहीं रहेगा, आप अगर बोलोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। जब राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, भारत का संविधान ही खत्म हो जाएगा। मोदी बोले, वो क्या बोलते हैं, एक डायलॉग था ना, वो एक पिक्चर आई थी जिसमें मेरा वचन ही है मेरा शासन। आज वही हाल है, नरेंद्र मोदी बोले वही शासन है, वही सब कुछ है, वो भगवान की वाणी है। कुछ लोग तो मंदिर मंदिर बनाकर पूजा भी करते हैं नरेंद्र मोदी की। वैसे ये भारत में कोई बड़ी बात नहीं है जहां सांपों की, गोबर की और पता नहीं, मतलब ये अंग्रेज कहते थे। मैं तो उसको अगर वैज्ञानिक तरीके से उसका एनालिसिस करूं तो वो बहुत अच्छा काम था, लेकिन अंग्रेज उसे गलत कहते थे। आज उसे नरेंद्र मोदी साबित कर रहे हैं। मैं उसे गलत नहीं कहता, उसमें हमारी जो संस्कृति थी उसमें भी हमारा विज्ञान था, वो अलग विषय है, उस पर नहीं जाएंगे आज। तो किसानों की आय नरेंद्र मोदी के दिमाग में कोई प्लान ही नहीं था किसानों की आय कैसे दुगनी करेंगे। तो फिर किसानों की आय दोगुनी का सवाल जब उठेगा, जैसे बेरोजगारी का सवाल उठा तो पकौड़ा तलने के लिए बोल दिया, महंगाई का सवाल उठा तो उन्होंने बाजार के हवाले कर दिया कि भाई अब अडानी चाहें तो 100 रुपए में पेट्रोल दें तो खरीदो, 200 में दे तो खरीदो, कल आपको चावल 100 रुपए में देंगे तो खरीदो, 200 में देंगे तो भी खरीदो। अब कुछ गधे हैं जो ये हमसे यहां सवाल कर देंगे कि ऐसा कैसे कह सकते हो, वो कैसे कह देंगे। अरे भाई 60-70 रुपए 80 रुपए एक लीटर तेल मिलता था, 1 किलो सरसों का तेल मिलता था, अब अडानी उसको 250 रुपए में बेच रहे हैं, फॉर्चून पता नहीं कौन सा नाम से। तो क्या करोगे, वो तो बेचेंगे, आप खरीदो, खाना है तो खरीदो, नहीं खाना है जाओ मर जाओ। तो किसानों की आय को दोगुनी करने का कोई प्लान दिमाग में था ही नहीं, कोई प्लान था ही नहीं। नरेंद्र मोदी को बस पढ़ना था, पढ़ दिए, टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ दिया, भाषण देते समय हो गया, उनका काम खत्म। क्या था, क्या योजना थी, कैसे थी, तो कुछ नहीं है। अब उस पर ना पूछो, इसके लिए उन्होंने पूरा गोल ही शिफ्ट कर दिया। 25 साल और चुप रहो आप, अडानी अंबानी को लूटने दो, चोर गुजरातियों को आगे बढ़ने दो, उनकी संपत्ति बढ़ने दो, सवाल मत उठाओ। अब मैं इस देश के लोगों को भी नहीं समझ पाता, जात की बात करेंगे, ठीक है, ये जाति है, वो जाति है, ये वोट दिया, वो वोट दिया, इसका पक्षपात, उसका पक्षपात। मुलायम सिंह की सरकार बनेगी तो कहेंगे यादवों को ज्यादा चला गया, मायावती की सरकार बनेगी तो कहेंगे SC ST को चला गया, योगी जी की सरकार बनेगी तो कहेंगे ठाकुरों का वर्चस्व हो गया। इसकी बात तो करते हैं, लेकिन क्या किसी भी मर्द की औलाद में यह भी हिम्मत है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो पूरा गुजरात को ही सब कुछ दे दिया, बेच दिया? ये बोले? नहीं बोलेंगे। जात की बात कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन मोदी पर उंगली नहीं उठाएंगे, उनके पक्षपात पर उंगली नहीं उठाएंगे। आज कुछ भारत, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी 100-150 आदमियों के लिए काम करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि उन 100-150 आदमियों का काउंटिंग कर लो, उनका डेटा निकाल लो, उन 100-150 आदमियों में 90% गुजराती हैं। तो यह मत कहो कि नरेंद्र मोदी 100-150 आदमियों के लिए काम करते हैं, यह कहो कि नरेंद्र मोदी वाइबली गुजरातियों के लिए काम करते हैं, और गुजराती चोरों के लिए, पूरे गुजरातियों के लिए नहीं, गुजराती भाई गलत ना समझे, गुजराती चोरों के लिए काम करते हैं जो इनको प्रधानमंत्री बनाने में मदद किए।
और वही सरकार चला रहे हैं देश को आज वही चला रहे हैं। दोस्तों फिर उसी तरह से जैसे मैंने कहा कि किसानों की आय, तो उनके दिमाग में कोई प्लान वान था नहीं। जब प्लान नहीं था तो वही अडानी अंबानी एक बिल बना करके दे दिए कि भैया ये बिल पास कर लो। पहले जब ये प्रधानमंत्री बने तो इनको थमा दिया कि आप ये ऑर्डिनेंस लाओ और भूमि अधिग्रहण बिल लाओ। भूमि अधिग्रहण बिल जो लाए थे वो भी ड्रैकोनियन था, कहने का मतलब खतरनाक था, डलहौजी से भी ज्यादा खतरनाक। इस पर मैं बहुत बार बोल चुका हूं। आपकी भूमि ले ली जाएगी, आप पूछ नहीं सकते कि क्यों ले रहे हो। आपकी भूमि ले ली जाएगी, उसके बाद किसको बेचा जाएगा आपसे कोई मतलब नहीं। आपकी भूमि ले ली जाएगी, आपको जो मुआवजा दिया जाएगा चुपचाप आपको लेना है। आपकी भूमि ले ली जाएगी, मुआवजे में अगर कहीं कोई गड़बड़ी और गलत हुआ तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। कहने का मतलब ड्रैकोनियन, खतरनाक, डेंजरस, डलहौजी को भी मात देने वाला वो कानून था जिसको ये ऑर्डिनेंस के जरिए भारत पर थोपने की कोशिश की। हालांकि उस समय विरोध हुआ, लोकसभा राज्यसभा में बहुमत नहीं था, नहीं कर पाए, 2 बार 3 बार उसको ऑर्डिनेंस के जरिए लाने की कोशिश की, नहीं कर। फिर अडानी अंबानी ने एक थमा दिया, लो किसान बिल लागू कर दो। जो उस समय नहीं है वैसे नहीं छीन पाए तो ऐसे कर लेंगे। तो इन्होंने किसान बिल लेके आ गए। किसान बिल पर उन्होंने बोल दिया कि नहीं सुनना है तो नहीं सुनना है। साल भर किसान बैठे रहे, उनको पता नहीं क्या क्या बोले, परजीवी, खालिस्तानी, आतंकवादी, चीन परस्त, पाकिस्तान परस्त, जो मुंह से निकला, आंदोलनजीवी, जो मुंह से निकला नरेंद्र मोदी बोल डाले किसानों को। बिल लागू करना, बिल लाना, यह पूरे देश को एक, आप जानते हो जो खतरनाक लोग होते, अंग्रेज कैसे 250 आपके ऊपर राज कर गए। जो बिल था वो सिर्फ एक ऐसा पर्दा था कि जिस पर्दे से आप लड़ते रहो, उसके पीछे खेल कुछ और था। बिल तो इसलिए लाया गया था, बिल आपको दिखाने के लिए, आप उसका विरोध करोगे, आप उसको वापस लेने के लिए कहोगे, सारी प्लानिंग उनकी थी। जैसे अंग्रेज 100 साल तक का प्लान करके आपको भारत में चलते थे और उसके अनुसार आपको गुलाम बनाए और बनाते रहे और राज्य करते रहे, उसी तरह से जो पीछे पूंजीपति हैं उनका प्लान जो था वो ये था। ये बिल आएगा, आप विरोध करोगे, आप सड़क पे बैठोगे, विरोध करते रहोगे, नहीं मानेंगे, ये ड्रामा चलता रहेगा, लेकिन पीछे से बिल लागू होता रहेगा अलग तरीके से। और बिल लागू हो गया। ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं, बिल लागू हो गया। कैसे? एक शब्द ही उसके लिए काफी है कहने के लिए। किसान बिल भारत में आज लागू हो चुका है, अडानी अंबानी ने लागू करवा लिया। कैसे? प्राइवेटाइजेशन। जब सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा मेरे दोस्त, तो बिल लागू हो ना हो मतलब क्या है? प्राइवेटाइजेशन। उदाहरण के लिए एपीएमसी मंडी, जिस मंडी में आप बेचने की बात करते हो, हमारी मंडी रहनी चाहिए, हम मंडी में ही बेचेंगे करते हो, उस मंडी को अडानी अंबानी को दे देंगे, बात खत्म हो गई। बिल लागू हो गया। चलिए, आपको एमएसपी की बात करते हो, आपको एमएसपी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू हो जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू हो जाएगा, कैसे वो भी बता देते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू हो जाएगा तो एमएसपी लेकर क्या करोगे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब आपके खेतों से ही आपकी उपज को खरीद लिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट पे, पहले बोने से, मतलब उसको उगाने से पहले ही आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा। आपको बीज दिया जाएगा, आपको खाद दी जाएगी, आपको बिजली दी जाएगी, आपको पानी दी जाएगी, आपको इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा, आपको पेस्टिसाइड दिया जाएगा, बराबर। उसके बदले में आप उसको अनाज पूरा का पूरा उस उद्योगपति को दे दोगे। यही बात है ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब। तो जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू हो गया तो एमएसपी
चलिए एमएसपी मान लीजिए कि 16 रुपया किलो लागू है भारत में, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते समय वो कॉन्ट्रैक्टर आपसे अगर कहेगा कि मैं आपसे इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे 14 रुपया में ही लूंगा, 16 रुपया नहीं दूंगा, तो आप क्या कर लोगे? तो आपका सवाल होगा फिर हम उसको देंगे नहीं, हम उससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करेंगे, राइट? यही सवाल करोगे ना, उसका जवाब देते हैं। तो जब आप कहोगे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा तेरे से, तू जा, तो वो कहेगा तू आ, तो आपको डीजल नहीं मिलेगा, आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, तो आप अपना क्या कहते हैं ट्रैक्टर कैसे चलाओगे? आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, आपको डीजल नहीं मिलेगा, आपको बीज नहीं मिलेगा, क्योंकि बीज की सारी ऑर्गेनाइजेशन उनके हाथों में, पूंजीपतियों के हाथों में, तो आपको बीज नहीं मिलेगा, फिर क्या करोगे? आपको खाद नहीं मिलेगी, फिर क्या करोगे? देख रहे हो अभी खाद के लिए लोग डंडा खा रहे हैं, आपको खाद नहीं मिलेगी, फिर क्या करोगे? आपको बिजली नहीं मिलेगी, तो पानी कहां से खेतों में दोगे? माने आपको वो सारी चीजें जो खेती करने के लिए चाहिए वो नहीं मिलेगा, और मिलेगा तब जब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे उस उद्योगपति से। अब आप कहोगे कि नहीं सरकार बैठी है, सरकार रोकेगी, मोदी रोकेंगे, कैसे उद्योगपति ऐसा कर सकते हैं? अरे भाई, जब सब कुछ उद्योगपति को बेच दिया, उसका हो गया, तो मोदी होता कौन है रोकने वाला, पूछने वाला? अगर अडानी से बोलेगा कि भैया आपकी फैक्ट्री से पहले पहले 2000 में एक डीएपी का बोरा मिलता था, बोरिया मिलती थी, अब 3000 में मिल रहा है, तो बोलेगा तेरे से मतलब, तू बेच चुका है, तू निकल यहां से। निकल नहीं तो दूसरे को लाता हूं, वहां बैठने के लिए पता नहीं कितने कतार में खड़े हैं। तो कहने का मतलब इनफोर्सली आपसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया जाएगा, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए मजबूर होगे। तो जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई मेरे दोस्त, तो एमएसपी का लेकर भंटा, मतलब उसका क्या करोगे? भूंज करके चोखा बनाओगे? अभी कुछ किसान नाराज हैं, फिर से धरना करने वाले हैं, कहते हैं हम मतलब एमएसपी लेके रहेंगे। एमएसपी लेके क्या करोगे? अगर मोदी सत्ता में बैठा है, मोदी जैसा मूर्ख बालक सत्ता में बैठा है, तो अडानी अंबानी यूं ही मनमानी करते रहेंगे। तो आप चाहे एमएसपी, चलो आप एमएसपी की गारंटी ले लो, ठीक है, आप एमएसपी की गारंटी ले लिए, कोई बात नहीं, आपको एमएसपी की गारंटी दे दी गई। आपका अनाज पहले 12 रुपया, 13 रुपया, 14 रुपया में, अब आपको अनाज का 25 रुपया किलो मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। चलो ओके गुड, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि आपका 25 रुपया में खरीदा जाएगा, तो आपको जो खाद दी जाएगी, जो पहले जो 2000 का मिलता था बोरा, वो 3000 का मिलेगा। आपका जो डीजल ला करके, पेट्रोल डाल करके अपना ट्रैक्टर चलाते हो, वो पहले अगर 100 रुपया लीटर मिल रहा था, तो 200 रुपया लीटर मिलेगा। आपको जो बिजली मिलती थी पानी देने के लिए अपने खेतों में, तो वो अगर 10 रुपया पर यूनिट थी, तो 20 रुपया पर यूनिट हो जाएगी, क्योंकि वो भी तो बजाज या कोई ना कोई अडानी अंबानी कोई चलाएंगे। यानी हर जगह आपको 25 रुपया आपका, आप एमएसपी सरकार ने गारंटी दे दी, एमएसपी फिक्स हो गया, एमएसपी 25 रुपया किलो से अनाज नहीं खरीदा जाएगा, लेकिन उसको पैदा करने के लिए जो सामान रहेगा ना, वो इतना ज्यादा दाम पर बेचा जाएगा पूंजीपतियों द्वारा कि वो पैसा आपसे पहले ही ले लेंगे। चलिए, हर हाल में आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी पड़ेगी। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे जो वो दाम तय करेंगे, खाद जो देंगे, बीज जो देंगे, पानी जो देंगे, बिजली जो देंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंटल पेस्टिसाइड जो देंगे, वो उसका दाम इतना हो जाएगा, मतलब पहले वही देंगे आपको। तो मान लीजिए कि अगर एक खेत में आपने 10 कुंटल अनाज पैदा किया, एक खेत, एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, 10 कुंटल अनाज पैदा किया, तो 10 कुंटल अनाज
₹25 के, 25,000 आपको मिल गया। लेकिन आपको पेस्टिसाइड, खाद और सबका जो बिल पहले अडानी अंबानी ने दिया है वो आपका आ रहा है 30,000, यानी आप 5,000 माइनस में चले गए। यानी उस साहूकार का ₹5,000 माइनस इस साल आपके ऊपर रह गया, उस खेत के ऊपर। अब धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा और जब इस स्टेज पर आ जाएगा कि आपको एक ऐसा स्टेज आएगा जब उस पर जो साहूकार का यानी अडानी अंबानी का पैसा चुकाने के लिए पैसा नहीं रहेगा, तो आपसे कहा जाएगा कि आप खेत जमीन दे दो, मुझे बेच दो। आपके पास बेचने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा, आप बेच दोगे। जैसा कि चाय के बागानों में हुआ, सेब के बागानों में हुआ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए। यानी जिस खेत के आप मालिक थे उसी खेत में मजदूर बनकर पूरी जिंदगी आपकी आने वाली पीढ़ी सब मजदूरी करेंगे। सोच लो, ये है अडानी अंबानी। मतलब आपके इस नादान बच्चे के पीछे, यानी नादान बच्चा यानी नरेंद्र मोदी के पीछे जो खड़े लोग हैं उनकी ये साजिश है। बहुत बड़ा षड्यंत्र है मेरे दोस्त। नरेंद्र मोदी आज आखिरकार अपने मुंह से बोल ही दिया, नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात उन्होंने की, लेकिन नए वर्ल्ड ऑर्डर के खतरनाक मंसूबों के बारे में आपको नहीं बताया। आपको तो बस वैसे ही अंधेरे में डाल दिया कि नया वर्ल्ड ऑर्डर। आप सोच रहे हो कि नया वर्ल्ड ऑर्डर जो आएगा उसमें हमारे लिए उड़ने वाली कार मिल जाएगी और चलने के लिए हम हमेशा चप्पल पहनकर भी हवाई जहाज में चलेंगे और सब कुछ हमें मुफ्त। ऐसा कुछ भी नहीं। नए वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात करूं तो आपका दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा उसको। आपका नॉलेज उस लेवल तक अभी नहीं पहुंचा है, शायद, मैं समझता हूं। इसीलिए तो भारत गुलाम है, इसीलिए तो भारत मोदी जैसे मूर्ख को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया, आज मान रहा है और उनके साथ खड़ा भी है। शिक्षा व्यवस्था का आपने देख लिया, किसी को पढ़ना नहीं है, सबको घर बैठना है। उन्होंने यह भी बात कहा कि टेलीविजन बनेगा, टेलीविजन पर चैनल बनाए जाएंगे, सबको पढ़ाई चैनल से हुआ करेगी। अब जहां 5 किलो राशन देकर 80 करोड़ लोगों को चला रहे हैं नरेंद्र मोदी, जो राशन भी नहीं खरीद पाते वो टीवी कहां से खरीद के अपने बच्चों को दिखाएंगे और पढ़ाएंगे। कहने का मतलब नहीं पढ़ाना है, पढ़ेगा मतलब नहीं पढ़ेगा इंडिया तो गुलाम रहेगा इंडिया। यह विजन है उनका, यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उनका। अब वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका की बात पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा दुनिया घंटा देख रहा है। पूरा दुनिया आप जैसे मूर्ख को अपने कब्जे में करके पूरे बाजार पे अपना कब्जा कर रहा है। आज भारत चीन और अमेरिका के आयातित सामानों पर निर्भर हो चुका है। बात करते हैं लोकल से वोकल की, बात कुछ कर, अब बोलने के लिए तो उनको शब्द लिख कर दिया गया लोकल से वोकल। अब उनसे उसका पूरा डेफिनेशन पूछो, मतलब पूछो, लागू कैसे होगा, कैसे लोकल से वोकल कैसे लागू होगा। भारत में कुछ उत्पादन ही नहीं होगा, सब कुछ चाइना से बन के आएगा, उस पर अडानी अंबानी स्टिकर लगा के बेचेंगे तो। और यही अंत नहीं होगा मेरे दोस्त। आपको ड्रग्स वहां से 3,000 किलो ड्रग्स कैसे पकड़ी गई? ये ड्रग्स का बिजनेस क्यों कर रहे हैं? युवाओं को खत्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, युवा भी बर्बाद हो जाए। किसी ने सवाल उठाया कि अडानी को इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही है, अडानी सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं भारत के, और लेकिन अडानी तो ड्रग्स का कारोबार करते हैं। किसी ने बोला 3 ग्राम ड्रग्स मिला भी नहीं जेब में, उसके किसी व्हाट्सएप या मोबाइल पे उसके बारे में जिक्र था, उसको जेल में डाला गया और 3,000 किलो ड्रग्स जिसके घर में पकड़ा गया, गोडाउन में पकड़ा गया, उसे कुछ नहीं कहा गया। यह है नया।
यह है एक मूर्ख को प्रधानमंत्री बना के बिठा दोगे तो यही होगा। आप अगर आप लड़ रहे हो, आप सोच रहे होगे नरेंद्र मोदी खतरा है देश के लिए। नरेंद्र मोदी खतरा नहीं, नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े लोग खतरा हैं। नरेंद्र मोदी तो वो लॉलीपॉप वाले बच्चे हैं, अर्धविक्षिप्त चाइल्ड, मतलब जिसको कहते हैं। और एक बात, अगर ओपन डिबेट हो जाए, खुले में नरेंद्र मोदी न्योता दे दें और पूरे पत्रकार, आम समाज के कुछ लोग, हम जैसे लोगों को सवाल पूछने का अधिकार मिल जाए, तो नरेंद्र मोदी को 2 मिनट में साबित कर दूं कि ही इज द मेंटली रिटायर्ड पर्सन। सिर्फ इतना ही मैंने कहा कि इसको साबित करना क्या है। आप बताओ, बेरोजगारी की बात की थी, बेरोजगारी के बारे दूर करने के बारे में आपका क्या प्लान था? 2 करोड़ रोजगार की बात की थी तो उसका क्या प्लान था? गरीबी को दूर करने की बात थी, उसका क्या प्लान था? महंगाई दूर करने की बात थी, उसका क्या? अपने जो बोले उसका मतलब उनसे पूछ लो, उनके आईक्यू लेवल को आपके सामने आ जाएंगे खुल करके। इसीलिए तो मतलब पत्रकारों का सामना नहीं करते। पत्रकारों में भी बुद्धिजीवी हैं, सभी गोदी मीडिया, सभी अडानी अंबानी द्वारा नहीं चला जाते। 1-2 चैनल हैं जो अडानी अंबानी के से हटके हैं, या फिर सोशल मीडिया भी पूरी तरह से ताकतवर बना हुआ है जो लीड कर रहा है, वो पूछेगा सवाल। नहीं है जवाब नरेंद्र मोदी के पास। उसी तरह से शगुफे छोड़ने का मतलब, एक न एक कुछ भी झूठ बोल दो, कुछ भी बोल के निकल जाओ, कुछ भी बोल। मैंने कहा कि गंदा वर्ड बोल करके, लड़की पटाओ बोल करके भी नरेंद्र मोदी ने उसको क्लैरिफाई नहीं किया। कम से कम आदमी क्लैरिफाई तो करता है यार, ये तो कहता है ना कि मतलब भाई गलती से निकल गया। इतना भी नहीं था। कहने का मतलब है भगवान जी के मुंह से, नरेंद्र भगवान के मुंह से निकल गया लड़की पटाओ तो पटाओ। अब वही कोई थर्ड आदमी लड़की पटाओ की बात करता तो उस पर तो पता नहीं मीसा, यूपी या फिर पता नहीं कौन कौन सा लगा देते। और कोई अगर वही लड़की पटाओ की बात करता, अगर एक मुसलमान कर देता तो उसको क्या कहते हैं, उसको लव जिहाद में अंदर डाल देते। अब तक तो मोदी की जगह कोई मुसलमान बच्चे के नाम मुंह से निकला होता कि भाई लड़की बचाओ लड़की पटाओ कह दिया होता तो उसको लव जिहाद के केस में डालकर अंदर कर देते। करते कि नहीं करते आप ये बताओ। मोदी से कोई पूछने वाला भी नहीं, लड़की पटाओ कैसे बात कर सकते हो, इतनी गंदी बात कैसे आप बोल सकते हो। स्लिप हो गया, कोई बात नहीं, हम भी समझते हैं, बच्चे हैं और वैसे भी वो अर्धविकसित है, तो स्लिप हो गया। बोल तो सकते हैं ना कि भाई इट्स मिस्टेक, गलती हो गई। इसी तरह से नरेंद्र मोदी जो करते हैं उससे कभी पीछे नहीं हटते। आपको जो मर्जी सोचना है सोचो। अरे यार 11:35, बहुत क्षमा करना, मैंने घड़ी ही नहीं देखा। हाथ बोलते रहे 1.5 घंटा हो गया। चलिए, कुछ सब कह चुके हैं। शिक्षा के में उन्होंने कुछ नहीं किया, स्वास्थ्य में उन्होंने कुछ नहीं किया। अब एक नया सगुफा छोड़ते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई क्या करेगा जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे अडानी अंबानी को जमीन दे ही देना पड़ेगा, तो ऑर्गेनिक करे। अब एक बात बताओ, वॉलमार्ट आएगा भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए? आप खुद बताओ। जब वॉलमार्ट भारत के कोने कोने में अपनी दुकान खोलेगा तो खेती पर भी कब्जा करेगा। इतना तो समझ में आना चाहिए। एक आदमी जब दुकान खोलता है तो ग्राहकों पर कब्जा करता है ना। एक आदमी दवाई की दुकान, दवाई बनाने की कंपनी खोलता है तो डॉक्टरों को पटाकर उसको लिखवाने की कोशिश करता है ना। तो उसी तरह से जब वॉलमार्ट, अमेजॉन और अलीबाबा जैसी विदेशी पूंजीपति कंपनियां वर्ल्ड ऑर्डर लेकर के आएंगी, भारत में कब्जा करेंगी, तो वो ऑर्गेनिक खेती करेंगी। वो तो ऐसी खेती करेंगी जिससे उनको फायदा हो, आप जिंदा रहो या मर जाओ। तो ऑर्गेनिक खेती करने की बात करना एक तरफ, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करना, दोनों में कितना मतलब डिफरेंस। अब नरेंद्र मोदी से ये पूछ लिया जाए, नरेंद्र भाई, आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक अच्छा है भारत के लिए, बहुत अच्छा है भारत के लिए। बिल भी अच्छा था जिसको आप बता रहे थे, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था तो अच्छा है। अब आप ही नरेंद्र मोदी जी एक बता दो देश को, फिर से एक बार बता दो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छा है
तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी क्या? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब होता है पूंजीपति अधिक से अधिक पैदावार आपके खेतों से निकालना चाहेगा और उसके लिए वो आधुनिक से आधुनिक मशीनों और आधुनिक से आधुनिक पेस्टिसाइड, आधुनिक से आधुनिक खादों का इस्तेमाल करेगा। ऑर्गेनिक खेती तो वो करेगा जो खाने के लिए पैदा करता है, सोचेगा कि मेरे पेट में जहर जाएगा तो हम मर जाएंगे, हमको ऑर्गेनिक खेती करनी है, गोबर खाद की खेती करनी है, हमको करनी है। लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाना चाहते हो तो ऑर्गेनिक खेती की बात करके लोगों का मजाक क्यों उड़ाते हो? ये बात, इतनी गुड़ बातें किसानों को भी समझ में नहीं आएंगी, वो कुछ और बातों में अटक करके रह जाएंगे। अब दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट हैं। अब एक छोटे, मैंने कहा ना कि एक विक्षिप्त बच्चा, छोटा बच्चा, उसको यह पता नहीं है कि ऑर्गेनिक खेती और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दोनों को सामने आमने सामने करके देख लो, क्या पॉसिबल है? अब या तो ऑर्गेनिक खेती कर लो या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लो। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हो, समर्थक हो, बिल भी लाए, कोशिश कर रहे हो, तो फिर ऑर्गेनिक खेती की क्यों बात करते हो? और जब ऑर्गेनिक खेती की बात करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे करोगे? और ऑर्गेनिक खेती करने के लिए आपको आपके अडानी अंबानी पापा जी हैं, वो छोड़ेंगे? नहीं ना। बहुत ज्यादा समय ले लिया आज आपके लिए, ज्यादा समय ले लिया। मैं खुद भी मतलब बोलते बोलते अपनी ही बातों में भूल गया कि कितना टाइम हो गया। इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप इतने लोग जुड़े हुए हो तो निश्चय ही क्षमा ही कर दिए होगे, तभी तो जुड़े हो, नहीं तो छोड़ के चले जाते। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।